साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विथ अमृतसर प्लेटफॉर्म में। तो आज से हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 10 के टॉपिक 2 में, जिसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतू जनजातियाँ और उनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। इस वाले टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो होगा उसमें हम बात करेंगे प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रमुख जनजातियां। प्रमुख जनजातियां यानी कि मेजर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक, तो इन जनजातियों के बारे में हम लोग बात आज करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी पहली जो प्रमुख जनजाति होगी वह हम बात करेंगे भील के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने समझ चुके हैं कि कितनी कैसी जनजातियां हैं, हमने ये भी बताया। तो इसमें मध्य प्रदेश में 3 बड़ी जनजातियां हैं। कौन सी? अगर हम बात करें 3 बड़ी जनजातियों की, 3 बड़ी जनजाति, 3 बड़ी जनजाति, तो 3 बड़ी जनजाति कौन कौन सी है? पहली भील, सेकंड गोंड और थर्ड है कोल। ये हैं 3। अब इनके बारे में एक बात समझें कि ये जो भील जनजाति है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जो है तो यह इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और यह जो है तो मध्य प्रदेश की 3rd बड़ी जनजाति है। कौन सी? 3rd। और ये 1st, और ये इंडिया में 1st, और एमपी में 2nd। ठीक, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जनजातियों का अपना क्रम है मध्य प्रदेश के बारे में। तो इन्हीं के बारे में हमें समझना है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप और भी समझ लें कि मध्य प्रदेश के 4 जिले धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ये 4 ऐसे जिले हैं जिनमें टोटल आबादी का 50% एसटीज रहती हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा कि जो टोटल मध्य प्रदेश में है उनका लगभग 50% जो जनजातियां हैं वह धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इन जिलों में इतनी जनसंख्या इनकी पाई जाती। तो ये आपको एक ब्रीफ नॉलेज हुआ कि कैसी कैसी जनजातियां यहाँ पाई जाती। और पहली क्लास में हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में जनजातियां जो हैं तो 21.1% पाई जाती हैं। ठीक, और ये एक बात और याद रखें कि जो मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं तो इन जनजातियों से अगर प्रश्न आए कि ये किस सूची में रखी जाती हैं तो यह अनुसूची 5 के अंतर्गत आती हैं। पहले भी हमने पिछली क्लास में भी ये बात की थी कि 2 अनुसूचियां हैं जो एसटी के बारे में हैं, लेकिन 6वीं अनुसूची भारत के 4 राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को। ये हम लोगों ने बातें की हुई हैं। शेष जितने राज्यों में जनजातियां पाई जाएंगी वह जनजातियां 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उस राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज की हमारी जो जनजाति है वह है भील। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भील के बारे में। तो ये हमारी प्रमुख जनजाति भील, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या आज का है? भील के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये जो भील जनजाति है तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग जितनी आबादी है मध्य प्रदेश में इन भील की, उनमें से 89%, कितनी? 89% यह जनजाति अलीराजपुर में पाई जाती है।
किसमें? अलीराजपुर में। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यह अलीराजपुर जो जनजातीय क्षेत्रीय विस्तार हम लोगों ने समझा है, तो यह किस क्षेत्रीय विस्तार के अंतर्गत अलीराजपुर जिला आता है। खैर, अब जो ये भील है तो इंडिया की तो सेकंड लार्जेस्ट है। अच्छा, इसको यहाँ लिख लें आप कि ये इंडिया की सेकंड है ना, इस तरह। तो ये जनजाति की जो उत्पत्ति है, शब्द की उत्पत्ति मानी जाती कि बील या बिल्वर शब्द से हुई है। किस शब्द से? बिल्वर शब्द से। तो इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें हम कि उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वह जो शब्द है वह है बिल्वर शब्द। इस शब्द का जो अर्थ माना जाता है धनुष और बाण, धनुष बाण। मतलब कि ये जो जनजातियां हैं ये धनुष बाण धारण करती हैं, तो चलाने में भी बड़ी माहिर होंगी। तो एक तीरंदाजी जो तो प्रतियोगिता होती है, उनमें अगर इनको रिप्रेजेंट कराने को रखा जाए तो ये तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनके पास ये तो एक प्रकार से डीएनए में भी है। ये जो है तो कहीं ना कहीं हम लोगों में असफलता का भी एक कारण है कि हम ऐसे जो इस क्षेत्र में महारथ प्राप्त करते हैं उनको नहीं करवा पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो खैर अलग मुद्दा है। अब इन जनजातियों को एक एक करके अलग अलग चीज़ों को हम समझें कि ये जहाँ रहती हैं, जो मकान बनाती हैं, ये जनजातियाँ जो अपना मकान बनाएंगी। ठीक है, जैसे मानो कि ये एक इनका, जैसे कि एक ये लोग अपना मकान बनाएं, ये एक मकान है, तो इस मकान को ये कू कहते हैं। क्या? कू। ये मकान कू है, लेकिन इन्हीं का पूरा जो निवास का पूरा एक टोला बन जाएगा, निवास स्थान जो पूरा होगा, जो इनका निवास स्थान होगा, उस पूरे को ये लोग फाल्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पूरा जो कुटुंब होगा जहाँ, तो उस पूरे को ये फाल्या बोलते हैं। तो एक चीज़ समझें कि एक जो इनका मकान होगा वह कू होगा, और मकानों का जो पूरा एक कलेक्शन होगा, ग्रुप ऑफ हाउसेस जो कहें इनका, तो ये पूरे को क्या कहेंगे हम? फाल्या। अब इस मकान को सजावट के लिए ये कुछ भित्ति चित्र भी बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? इसकी सजावट के लिए, इसका जो सजावट है, इसके लिए ये कुछ भित्ति चित्र बनाते हैं। भित्ति चित्र मतलब मॉडर्न तो हैं ये लोग पहले से ही। आज हम लोग जो है तो भित्तियों में चित्र बनाते हैं, ये पहले से बनाते चले आ रहे हैं। तो जो भित्ति चित्र बनाते हैं, उस भित्ति चित्र को बोलते हैं पिथौरा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि पिथौरा क्या है, तो आप याद रखें पिथौरा, और ये किस जनजाति से संबंधित है ये भी पूछ सकते हैं। तो भील से क्या है? भित्ति चित्र है। इस भित्ति चित्र के कुछ कलाकार माने गए हैं जो बड़े ही अच्छे कलाकार हैं और रिप्रेजेंट भी किए हैं इनको। तो वो कलाकार कौन से हैं? तो इनके अगर हम बात करें कि इस भित्ति चित्र के कलाकार कौन हैं, तो एक हैं पेमा फाल्या। कौन है? प्रेमा फाल्या, ये एक इनके भित्ति चित्र कलाकार है। और एक है भूरी बाई। कौन है? भूरी बाई। तो इनके बारे में फिर जो है तो हम जो व्यक्तित्व का टॉपिक है, उस व्यक्तित्व के टॉपिक में भी इनके बारे में फिर पढ़ेंगे, तो इनको वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कस नहीं करना है, यहाँ हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो इसके मेन पॉइंट को हमें ध्यान रखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। ये तो हुए इनके चित्रकार, लेकिन ये कुछ अपने त्यौहार मनाते हैं जिसे उत्सव बोलते हैं। क्या? उत्सव या पर्व। तो ये उत्सव और पर्व में ये क्या है? तो एक है भगोरिया। क्या है? भगोरिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्या है? भगोरिया। यह होली के समय ये चालू होता, मतलब कि अगर महीना पूछा जाए तो ये एक प्रकार से फागुन मास में होता है। ऐसे ही जातरा है। क्या है? जातरा। यह भी इनका क्या है? पर्व ही है, उत्सव है। और एक है गल।
गल, और लिखें चलावड़ी। ये इनके क्या है, ये उत्सव हैं, जिनमें से वेरी इंपॉर्टेंट आप भगोरिया को लिख लेंगे। और हो सकता है कि ये मास पूछे, जो हिंदी के मास होते हैं ना, कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन, तो ये इस तरह के भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब ये मनोरंजन भी करते, तो मतलब कुछ गीत गाते हैं ये। तो इनके गीत की बात करें हम कि भाई ये कौन से गीत गाते हैं, तो इनका जो गीत है, तो उस गीत में ये एक भगोरिया गीत भी गाते हैं। तो अब याद रखें कि इनका एक तो उत्सव भी है भगोरिया, और उसी भगोरिया के समय ये भगोरिया गीत भी गाते हैं। तो क्या है, भगोरिया गीत भी गाते हैं। और एक और लिखें रैलो गीत, तो ये रैलो गीत भी गाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना। अब इतनी बातें तो हुई, पर ये कुछ धार्मिक परंपरा के भी हैं। मतलब इनके देवता कौन से हैं, तो ये देवता मानते हैं राजा पंथा को। कौन है इनके देवता, राजा पंथा। इनके देवता हैं राजा पंथा, इनके देवता हैं राजा पंथा। अब इनके बाद इनके कुछ हम लोग विभाजन कर ले कि इनकी कुछ उपजातियां हैं। क्या हैं, उपजातियां। ठीक है, तो उपजातियों की अगर बात करें हम, तो उपजातियों में जैसे भिलाला, क्या है, भिलाला उपजाति। ऐसे ही इनमें बरैला उपजाति है। कौन सी है, बरैला उपजाति। भिलाला हो गई, बरैला हो गई, पाटलिया हो गई, है ना, पाटलिया उपजाति हो गई। तो ऐसे ही रथियास हो गई, कौन है, रथियास उपजाति हो गई। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की उपजातियां पाई जाती हैं, है ना। अब बात करें कि इनके खान पान में ये कौन सा खान पान करते हैं, तो खान पान के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें और जाने कि इनका जो एक समाज है वो समाज कैसा होता है। तो इनका जो समाज होता है वह समाज पितृसत्तात्मक होता है। कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज होता है। सत्तात्मक, कैसा समाज है, सत्तात्मक समाज होता है, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, तो ये बात को आप याद रखेंगे। इनमें विवाह की परंपराएं भी हैं। तो जैसे विवाह परंपरा की बात करें हम, तो विवाह परंपरा में क्या है, तो एक तो भगोरिया है ना, तो एक तो ये है चलो। लेकिन मेन जो है, तो ये भगोरिया विवाह के समय जो भगोरिया नृत्य करते हैं, उसी समय ये कुछ ऐसे कार्य करते हैं। ये उसी के उद्देश्य से अपने मनपसंद का भी एक व्यवस्था बना के रखें। तो इस विवाह को अगर हम बात करें तो दो विषय में इनको तोड़ के रखते हैं। एक विवाह परीक्षा विवाह कहलाता है और एक विवाह होता है अपहरण विवाह। तो इनको लिख लें आप कि एक परीक्षा विवाह और दूसरा अपहरण विवाह। अपहरण विवाह, इसी को भगोरिया और इसको गोल गधेड़ो बोलते हैं। गोल गधेड़ो विवाह बोला जाता। तो इस तरह अलग अलग करके इनकी अपनी परंपराएं हैं। बध मूल्य भी इनमें चलता है जो चुकाना पड़ता है, तो वो अलग उनके बारे में है। और इनका जो वृक्ष मानते हैं, ये अपने एक वृक्ष मानते हैं कल्प वृक्ष, मतलब उस पेड़ को ये बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं। तो इनका जो कल्प वृक्ष है वह महुआ है। तो याद रखें कि महुआ का इनके जीवन में बड़ा महत्व है, इसीलिए इसे ये एक अपना क्या मानते हैं, कल्प वृक्ष मानते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात, जो धार्मिक अनुष्ठान जो इनके होते हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान जो हैं ये आत्मावादी हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान किनके हैं जिनके आत्मावादी हैं। तो कैसे हैं ये, आत्मावादी
अनुष्ठान मानते हैं, मतलब कि ये देवताओं की पूजा करते हैं, जिनमें से हमने बताया भी कि इनके प्रमुख देवता कौन है। साथ ही साथ घोड़े और सर्प की भी ये लोग पूजा करते हैं। एक मूवी भी आप लोगों ने श्रुति ऐसा देखी होगी, उसमें वो एक घोड़े को दिखाते हैं। तो ये उनके अपने अपने मान्यताएं हैं, तो उस हिसाब से ये अपना करते हैं। और इनकी जो पदार्थ है खाने पीने की, इनके बारे में जान ले, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो इनके पसंदीदा जो कहें हम कि पसंदीदा खाद्य क्या है, ठीक है। तो एक तो पेय है, पेय में ये लोग ताड़ी को पसंद करते हैं। और खाद्य भोज्य पदार्थ जो है, भोज्य में उसमें ये लोग करते हैं राबड़ी को, और जो कि ये मक्का से बनाया जाता है। तो ये कभी पूछ सकता है कि ये किससे बनाई जाती है ये पदार्थ। तो ये कुछ इस जनजाति के बारे में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बात करी है, और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है तो प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तथा कमेंट में ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।